डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने के पहले एक बार जस्ट एक ब्रीफ रिकैप दे देते हैं अकाउंटिंग साइकिल का। अभी जो हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा उसमें हमने क्या देखा, हमारा जो पूरा ट्रांजैक्शन है कैसे जाता है, क्योंकि अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ आने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उससे फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, किस चीज को हमको डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। सो एज पर डबल एंट्री हमको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोग इसका करते हैं जर्नल, जर्नलाइजिंग ऑल द ट्रांजैक्शन। अब जर्नल से हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग वो जो डेबिट आइटम है और क्रेडिट आइटम है रिस्पेक्टिव आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे इनटू अकाउंट, कि भाई कितने अकाउंट बनाने हैं। नेम दी डिफरेंट अकाउंट, नेम करो, एंड नंबर, कितने अकाउंट बनने हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं और कितने बनने हैं, ये हमें आइडेंटिफाई कर लेना है फ्रॉम दिस जर्नल। क्योंकि हो सकता है सेल्स अकाउंट है या परचेज अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट 5 बार आई है आपके ट्रांजैक्शन में, कब तक 10 ट्रांजैक्शन हुई है या 25 ट्रांजैक्शन हुई है, समझ लो उसमें से 5 बार, इट इज पॉसिबल कि 25 ट्रांजैक्शन हुई इसमें से 5 बार परचेज अकाउंट आया, तो 5 बार आया है, बट है क्या, एक ही है परचेज अकाउंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स भी हम देख लेते हैं एक बार, बट मेनली हमको आइडेंटिफाई करना नेम ऑफ द अकाउंट, क्या नाम है, क्या अकाउंट है जो हमें लिखना है, तो एंटिटी समझना है ऐसे, क्योंकि उसके हिसाब से हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि जितने अकाउंट होंगे, द नंबर ऑफ अकाउंट, तो नंबर ऑफ अकाउंट हमें कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द नेम, नेम ऑफ द अकाउंट, वहां पे नेम हमको इंपॉर्टेंट है एंड नॉट द नंबर। नंबर इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी, कि भाई ठीक ठाक हम कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम नंबर्स भी देख लेते हैं जर्नल में, बट मेनली आपको आइडेंटिफाई करना है नेम ऑफ द अकाउंट, कितने नाम है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इतने नेम ऑफ अकाउंट हैं तो उतने लेजर अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, अब लेजर अकाउंट को हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसकी करते हैं बैलेंसिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लेजर अकाउंट का जो बैलेंसेस है वो हमें काफी इंपॉर्टेंट, वही हमें मेन बेस है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनना है, लेजर अकाउंट का जो बैलेंसेस है एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बैलेंसिंग से हमें पता चलता है कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, कैसे है, हर अकाउंट का बैलेंस क्लियर समझ में आता है। फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं, सारे बैलेंसेस को हम लोग रेस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट में डालते हैं इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट, जिससे हमारे पता चल जाए डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, सब कुछ सही सही है या नहीं, सारे बैलेंसेस की जो हमने एंट्री की है सही है कि नहीं, कोई एरर्स है या नहीं, वो सब हम यहाँ पर देखते हैं। ट्रायल क्यों करना होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ओके, अब जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स मतलब एकदम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ऑडिट रिपोर्ट में जाएगी, सीए द्वारा चेक होगी, तो डेफिनेटली फाइनल अकाउंट्स में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फाइनल अकाउंट बिल्कुल सही सही बनाएं। तो फाइनल अकाउंट सही हो, इसके कारण हम पहले ही जो अकाउंट लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनको हम एक बार ट्रायल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको ट्रायल बैलेंस। अब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या बनाना होता है, इसको मैं इजी लैंग्वेज में दिखा देती हूँ। एक हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिर ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट नॉर्मली आपको कॉमन जो देखने को मिलेगा वो ये तीन चीज ही देखने को मिलेगी आपको। क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, सो दिस इज अवर अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, फर्स्ट ट्रांजैक्शंस को देखा, दूसरा जर्नलाइज किया। पहले ही हम लोग बोल देते हैं कि फर्स्ट स्टेज इन अकाउंटिंग साइकिल इज जर्नल, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए, नॉर्मली अगर आप थियोरेटिकली जाओगे तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। बट आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला कि आप पहले ट्रांजैक्शन को समझो। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन, understanding both the aspect, then only we can
जर्नल हम वी आर पुटिंग द थिंग्स इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल वो हुआ तो ट्रांजैक्शन को समझ के हम उसकी एंट्री करेंगे. थर्ड इज योर लेजर, फोर्थ इज बैलेंसिंग, फिफ्थ ट्रायल बैलेंस एंड सिक्स्थ इज फाइनल अकाउंट्स. ये मेरे हिसाब से अकाउंटिंग साइकिल का नॉर्मली 5 स्टेप में हो जाएगा. अब देखिए ये जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं ना, ये बैलेंस शीट में सारे एसेट्स की एंट्री रिकॉर्ड होती है. ये एक साइड हो गया लायबिलिटीज की और ये एक साइड हो गया एसेट्स की. अब देखो बैलेंस शीट तो हम बना रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में, लाइक 31 मार्च ऑफ 2020, 21 व्हाटएवर. अब बैलेंस शीट में जो एसेट्स की पोजीशन है, लाइक मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है या मेरी मशीनरी है, कोई भी चीज हम ले लेते हैं, मशीनरी वगैरह, एनीथिंग एसेट्स हो या लायबिलिटीज की पोजीशन है, कैपिटल हो गया, लोन हो गया. अब ये जो पिछले साल थी 2020 में, 2021 में भी सेम पोजीशन तो नहीं होगी. मेरी जो पोजीशन है लैंड यहाँ पर अगर 10 लाख थी तो हो सकता है 2021 में ये 20 लाख हो गई. मशीनरी की पोजीशन अगर मेरे 5 लाख थी, हो सकता है ये अभी 4.5 लाख हो गई. पॉसिबल है ना, क्योंकि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है दोनों की जो वैल्यूएशन है, दोनों की वैल्यूएशन में चेंज जो हो रहा है उसको हमको दिखाना पड़ेगा. वी नीड टू रिकॉर्ड एंड शो इट. हमको इसको मेंटेन करना है ना, क्योंकि एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो दोनों की वैल्यूएशन ऊपर भी जाती है, ऊपर भी जा सकती है एंड वाइस वर्सा नीचे की तरफ भी आ सकती है. तो डोंट यू थिंक कि हमें इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है? एसेट हो या लायबिलिटी हो, इसकी वैल्यूएशन का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे जानना ना, मुझे वैल्यूएशन निकालना, एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकालना. तो लैंड एंड बिल्डिंग में अगर कुछ चेंज हो रहा है, लाइक मेरा ये लैंड एंड बिल्डिंग है, इसकी वैल्यूएशन 10 लाख थी 2020 में, 2020 के बैलेंस शीट में. अभी आज के डेट में इसकी वैल्यू 20 लाख है. मैं वैल्यू दिखा रही हूँ 20 लाख. तो ये 10 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में ऐड करेंगे अप्रिशिएशन. ठीक है, इसमें क्या होता है, लैंड अप्रिशिएट होता है, बिल्डिंग डिप्रिशिएट होती है नॉर्मली. तो ये चलो मैं जस्ट टू बी वेरी पॉजिटिव मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ. डिटेल्स का फिगर आपका ऐसे 10 लाख का वैल्यू था पिछले साल, पिछले साल के बैलेंस शीट के हिसाब से 10 लाख. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन ऐड किया मैंने अप्रिशिएशन फिगर 10 लाख. तो आज की डेट में जो वैल्यूएशन है, मतलब 31 मार्च 2021 की जो डेट की वैल्यूएशन आई वो आई 20 लाख. ठीक है, तो ऐसे ही ये मैंने बहुत पॉजिटिव फिगर लिया है. तो बहुत खुशी की बात है कि चलो वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये मेरा एसेट है मशीनरी. हैंडराइटिंग पे मेरी मत जाना. मशीनरी की वैल्यूएशन थी पिछले साल 50,000. ठीक है, अब उस पे हम हर साल डेप्रिसिएशन एक चार्ज करते हैं. डेप्रिसिएशन हो गया मे बी एट द रेट ऑफ 10,000, तो मैंने उसको 5,000 लिखा है. तो ये मेरे अमाउंट इस साल जो है 31 मार्च 2021 का जो मेरा डेट को वैल्यूएशन हम दिखा रहे हैं, मेरी बैलेंस शीट का वैल्यूएशन मशीनरी का है 45,000. ठीक है, अब हमारा मेन कंसर्न जो है, जो मुझे जानना है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन. अभी डेप्रिसिएशन है क्या और क्यों आया. तो ऑलमोस्ट आप समझ ही चुके हो कि कोई भी चीज की वैल्यूएशन जो है वो घट रही है, बढ़ रही है ना. तो ये तो क्लियर है कि भाई डेप्रिसिएशन बोल के कुछ एक चीज है. तो डेप्रिसिएशन क्या है, हम पहले उसको समझ लें एक बार. चलिए हम लोग आ जाते हैं डेप्रिसिएशन क्या है. अब डेप्रिसिएशन टर्म हम लोग बहुत बार यूज करेंगे क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाना होगा. डेप्रिसिएशन इज द diminution in the value of fixed asset because of their use, wear and tear, efflux of time, depletion, etc. कोई भी सामान जब हम यूज करते हैं उसकी वैल्यूएशन में एक घटौती आती है, घटती है ना वो वैल्यूएशन. आप एक सामान ही खरीद लो, कोई भी सामान आप खरीद लो, चलो एक कंप्यूटर खरीद लिया, अब आप 2 महीने बाद भी जब उसको बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यूएशन वो नहीं रहेगी. या कोई फिक्स्ड एसेट्स ले लो, मशीनरी ले लिया मैंने, बिल्डिंग ले लिया, कोई भी चीज, कोई भी सामान जब हम यूज करते हैं कोई भी एसेट को, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन.
Depreciation is a permanent, continuing and gradual shrinkage in the book value of a fixed asset. बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ लो. Continuing and gradual shrinkage in the book value of a fixed asset. मतलब क्या हुआ? Depreciation में क्या हो रहा है? धीरे धीरे कोई भी सामान का, अब कोई भी सामान ले लो, अब उसकी जो वैल्यूएशन है, कोई भी फिक्स्ड एसेट हम ले लेते हैं, उसकी वैल्यूएशन धीरे धीरे घटती है. या हम लोग ऐसे भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ द टोटल फिक्स्ड एसेट्स इनटू द ईयर और स्पैन ऑफ टाइम, स्पैन ऑफ लाइफ, व्हाटएवर. जैसे मैं मान के चल रही हूँ, मैंने एक मशीनरी खरीदी. मशीनरी पे ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं डेप्रिसिएशन में. सबसे ज्यादा मशीनरी हमने खरीदी 5 लाख की, और इसकी एक्सपेक्टेड जो स्पैन ऑफ लाइफ है, हम मान के चल रहे हैं 5 लाख जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस मशीनरी पे, इस मशीनरी को चलना है 10 साल, 10 इयर्स. ओके. अब आज जो इसकी मार्केट प्राइस है, आज से 10 साल बाद तो वही मार्केट प्राइस नहीं रहने वाली. रहेगी क्या? नॉट पॉसिबल. तो अब जब 10 साल, तो हम इसको मान के चल रहे हैं 5 लाख. चलो मैं बहुत सिंपल टर्म में समझा रही हूँ, 10 इयर्स. तो 10 से इसको ये कर दो, ये आ रहा है आपका 5, 50, 1, 2, 3, 50,000. मतलब आप समझ लो, इसका अगर टाइम हम इस पे निकाले, टाइम लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 साल. आज हमने इन्वेस्टमेंट किया इस पे 5 लाख रुपए, और ये हर साल के हिसाब से 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 करके, अगर मैं एज्यूम करूं टू बी ना कांस्टेंट लेवल, ऐसा कांस्टेंट लेवल पे नहीं होता है कुछ भी. ठीक है. तो इनिशियली मशीनरी ज्यादा, मतलब उस टाइम अच्छा चलती है 3-4 साल, फिर अच्छा से डेप्रिशिएट होती है. ठीक है. तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया कितना? 5 लाख इस टाइम में, और मेरा जो खर्च है, ये जो टोटल 5 लाख है, इसको मैंने एलोकेट कर दिया इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ इसका एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ कितना? 10 साल. मेरी मशीनरी कितने साल जाने वाली है? 10 साल जाने वाली है. ओके. तो मैंने ये खर्च को एलोकेट कर दिया कितने साल के लिए? 10 साल के लिए. 50,000 करके मैंने अपने एलोकेशन ऑफ कॉस्ट कर दिया. इस 50,000 करके इसको कॉस्ट को एलोकेट कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसको भी हम डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं. ये भी हम डेप्रिसिएशन के रूप में दिखा सकते हैं कि मेरी जो डेप्रिसिएशन है वो हम कितना चार्ज कर रहे हैं? एट द रेट ऑफ 10%. हम बोल सकते हैं ना कि हम अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10%. तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? जब हम अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ये है मेरी मशीनरी जिसका वैल्यू है 5 लाख आज की डेट में. ठीक है. ये मैं बना रही हूँ 2021 का बैलेंस शीट. ठीक है. तो 2021 लेस करते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, तो यहाँ आ गया 50,000. तो वैल्यूएशन कितनी आई? 4,50,000. एक साल बाद का है, 2020 में अगर मैंने परचेस किया होगा. ये 2020 में परचेस किया, 2021 की वैल्यू है. अब 2022 में चले जाते हैं, तो 2022 में कैसा होगा? ये हुआ 4.5 लाख, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे फिर 50,000, तो आ गया मेरा 4 लाख. तो इस तरीके से आप देखोगे जो टोटल 5 लाख है, उसकी वैल्यू, जो बुक वैल्यू है, वो नील हो जाएगी, या इसको 0. ठीक है. ये बुक वैल्यू नील हो जाएगी डेप्रिशिएट करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, क्योंकि वो 5 लाख से 50,000 करके निकाल रहे हैं ना हम. तो मैं, आप समझ रहे हो, इसका जो डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन का, दैट इज एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ योर एंटायर फिक्स्ड एसेट्स इनटू द एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ. तो यही है ना एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. डेप्रिसिएशन को हम इस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन मतलब सीधी सी बात है, आप कोई भी एसेट खरीदते हो, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, उसका धीरे धीरे करके एक वैल्यू डिमिनिश होता है. तो वैल्यू क्या? अब देखो, जो नील वैल्यू मैंने बताई वो बुक वैल्यू में बताई. ऐसा नहीं है कि वो कोई भी सामान को आप 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद भी मेरे पास मशीनरी रहती है तो बुक वैल्यू नील हो गई, बट ये नहीं है कि वो यूज में नहीं आ रहा है, या मैं उसको बेचूंगी तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. कुछ ना कुछ होगा, बट बुक वैल्यू नील हो जाती है. ठीक है. सो हियर
whenever तो मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ, depreciation is the diminution in the value of fixed asset because of their use, wear and tear, efflux of time, depletion, etc. क्लियर है ये वाला, ये लाइन क्लियर है? Whenever an asset is used, it reduces its value, which is known as depreciation. कोई भी सामान को हम यूज करेंगे तो उसमें depreciation होना ही है. Depreciation is a permanent, continuing and gradual shrinkage in the book value. मैंने बार बार बताया book value जो धीरे धीरे बिल्कुल diminish हो जाएगी. अब देखो need of depreciation. नीड क्या है? एक तो यूज हमने किया, क्यों होता है डेप्रिसिएशन? एफ्लेक्स ऑफ टाइम गैप से भी डेप्रिसिएशन होगा, बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन ना नहीं है. ऑब्सोलेंस, कभी कभी कोई सामान जो वो ऑब्सोलेट हो गया, एक्सीडेंट्स हुआ या फॉल इन प्राइस. नाउ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का मेन रीजन क्या है? फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ योर नेट इनकम और प्रॉफिट. देखो हमारा जो हमने जो खर्च किया 5 लाख रुपए एक मशीनरी में खर्च किया, ठीक है, जिसका जो कॉस्टिंग है 50,000 करके जो कॉस्ट में एलोकेट कर रही हूँ फॉर 10 ईयर्स, वो 10 जो 50,000 जो डेप्रिसिएशन मैंने दिखाया ना, 50,000 डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ये हम दिखाते हैं पीएल अकाउंट में. हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने पहले ही बताया कि ये डेबिट साइड खर्चे का है और ये क्रेडिट साइड इनकम का है. यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे एट द रेट ऑफ 10% जो है ना, तो 50,000 करके हर साल का खर्चा हम दिखा रहे हैं. ओके, इससे क्या हो रहा है, वो जो मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था जिसको मैं हर साल एलोकेट कर रही हूँ, तो उसका 50,000 हर साल करके मैं खर्चे में दिखा रही हूँ. और यहाँ पे बैलेंस शीट में भी ये यहाँ पे 5 लाख से 50,000 माइनस हो रहा है, तो आ रहा है वैल्यू 4.5 लाख. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों जगह समझ में आ गया होगा आपको डेप्रिसिएशन हम कैसे दिखाते हैं. हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लग रही है मेरी शायद. ओके, तो अभी अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो हमें एग्जैक्ट नेट इनकम या एग्जैक्ट प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा. फिर हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है, प्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इन बैलेंस शीट में अपने जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन है एज ऑन डेट, वो क्लियर हो जाता है कि भाई एज ऑन डेट मेरी एसेट की वैल्यूएशन क्या है. यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर निकालना है. ओके, प्रोवाइडिंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है. जैसे ऊपर में तो सब दिखाने के लिए बता रहे, क्या प्रॉपर निकालना है सारे रिपोर्ट. अभी जब आपको डिसीजन लेना होता है कि एसेट रिप्लेसमेंट करनी है, तो एसेट रिप्लेसमेंट में आपको समझ में आ जाएगा कि अभी एसेट की फिगर क्या है, एसेट की वैल्यूएशन क्या है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाओगे कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट करना है नहीं करना. ठीक है. Now there are certain basic factors for calculating depreciation. What are those? जब आप depreciation calculate करने जाओगे तो कुछ चीजें हमें देखनी है. फर्स्ट हो गई कॉस्ट, जिस दाम पे हमने खरीदा है. सेकेंड हो गई एस्टिमेटेड लाइफ, जो हमने देखा अभी कि 5 साल है 10 साल है, एक एस्टिमेटेड लाइफ निकालते हैं. स्क्रैप वैल्यू मतलब जैसे अब हमने सामान का 10 साल यूज कर लिया अच्छे से, अब जब हम उसको बेचेंगे रद्दी में बेचेंगे तो क्या वैल्यू आएगी उसकी. ओके, पीरियड ऑफ होल्डिंग और लाइफ, इसका मतलब हम कितने साल उस सामान को यूज कर रहे हैं, कितने साल अपने पास रख रहे हैं. ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ और पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग हो सकती है. एस्टिमेट कर रहे हैं 20 साल, बट हमने 10 साल यूज करके उसको बेच दिया. ओके, नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. मेरा मैथ्स का कॉपी दादी के पास है और कलर भी. अच्छा ठीक है, नाउ तो ले आना. नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे. अब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, वो जब मैं करूंगी तब दिखाऊंगी. डेप्रिसिएशन क्या होगा, नॉमिनल होगा या रियल होगा, क्या होगा? डेप्रिसिएशन क्या होगा? नॉमिनल होगा. यस. और एसेट तो रियल है. एसेट रियल. ठीक, वेरी गुड. चलिए